अब इसमें दो सवाल बनते हैं सर कि एक तो सतनामी देवी का क्या हुआ और दूसरा इस युद्ध में सतनामियों का कितना नुकसान हुआ और औरंगजेब को क्या हासिल हुआ इससे। इस युद्ध में सतनामी तो लगभग खत्म ही हो गए, वो सिख तो काफी उनको मतलब पूरा पंथ का ही सफाया हो गया। हाँ, उसके बाद फिर उनको वो अलाउ भी नहीं किया गया ना कि वो फिर से अपना बैठ के अपनी संगतें कर सकें, जो भी उनके वो अपने धार्मिक अनुष्ठान थे वो कर सकें। सतनामी देवी का कोई नहीं, उनका कोई ऐसा कि उनका शरीर कहीं मिला हो उसका कोई जिक्र नहीं आता और उसके बाद उनका जिक्र और भी कहीं नहीं आता, तो यही मान के चलो कि वो इस विद्रोह में नेतृत्व करते हुए शहीद हुए। इसके क्या प्रभाव रहे सर? देखो, दो विद्रोह हुए हैं हरियाणा में उस समय, जो एक तो 1669-70 का गोकुल जाट का विद्रोह और उसके फौरन बाद सतनामी विद्रोह। ये तो ऐसे विद्रोह हैं जहां सेना का जो मुख्य मुगल सेना थी उसका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये जो थी एक पीजेंट असर्शन थी ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। कि पीजेंट जो था वो मुगल साम्राज्य की समृद्धि का, जो उसका पादिशाह था, उसकी समृद्धि का आधार किसान था। क्योंकि उससे ही उसको आमदनी, जो मेन आमदनी थी राज्य की 80% जो टैक्स था वो लगान खेती से ही आता था। ये एक ग्रुप था जिसके अंदर किसी भी किस्म का बेचैनी या विद्रोह साम्राज्य की नींव को हिला। तो इन विद्रोह से उस साम्राज्य की नींव हिल गई। जादूनाथ सरकार हुए हैं, एक बहुत माने हुए इतिहासकार हुए हैं। उनका कॉन्क्लूजन ये था कि मुगल साम्राज्य का अंत, और यही कॉन्क्लूजन इरफान हबीब नाम के भी एक इतिहासकार हैं उनका भी है, कि मुगल साम्राज्य का पतन उनकी गलत एग्रेनियन यानी कि कृषि संबंधित नीतियों से ही हुआ। मतलब औरंगजेब, पूरे मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब से, हाँ, कृषि की संबंधित नीतियों से ही, उनका गलत नीतियां उसने अपनाई, इसलिए उनका अंत हुआ। जी, ये जो दौर था सर, इसके बाद जब औरंगजेब का निधन हो गया, तो इस दौर में सिख, मराठे और पूरा हरियाणा जो क्षेत्र था, इसमें सिखों और मराठों की गतिविधियां तेज हो गई थी, जो मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। देखो, एक तो ज़्यादातर हमें शायद नहीं पता है कि बंदा बैरागी, जिसको पंजाब में बंदा बहादुर कहते हैं, बंदा सिंह बहादुर कहते हैं, बंदा बैरागी का जो सैनिक अभियान शुरू हुआ था वो खरखौदा के पास खांडा सीरी गांव है। अच्छा, हरियाणा से ही शुरू हुआ था। जब वो नांदेड़ से आए थे तो वो लगभग 9 महीने खांडा सीरी में रहे। खांडा सीरी में आज के दिन भी बैरागियों का आश्रम है जी। वो आश्रम उस समय भी था, और वो वहीं आके, क्योंकि वो खुद बैरागी थे, तो वो खांडा सीरी के आश्रम में ही आके रुके थे और 9 महीने वो यहाँ पे रहे। उन्होंने यहाँ पे अपनी फौज खड़ी करी, और जो उनका पहला जो सैन्य अभियान हुआ था वो जो खरखौदा में जो मुगल अधिकारी था उसके खिलाफ, सिकदर कहते थे उसको, उसके खिलाफ था। उसके बाद सोनीपत में उनका हुआ, और उसके बाद फिर वो आगे जाके, इनफैक्ट लगभग 13 युद्ध हुए हैं अपने बंदा बैरागी के और मुगलों के, जिसमें से 7 हरियाणा में लड़े गए थे जी। पंजाब में तो सिर्फ 3 ही लड़े गए थे। लोहागढ़ जो उनकी राजधानी थी वो हरियाणा में स्थित है। तो एनीवे, जहाँ तक सवाल है मराठों का और सिखों का, औरंगजेब के खिलाफ खड़े होने वाले सबसे शक्तिशाली ग्रुप था मराठा, जिसका नेतृत्व शुरू में शिवाजी ने और उसके बाद उनके वंशजों ने। और जल्दी शिवाजी की मौत के बाद जल्दी ही एक कलेक्टिव लीडरशिप मराठों की बन गई थी, जिसका ऊपर था पेशवा और पेशवा के साथ कोई 6-7 उनके सरदार थे, मुख्य सरदार। तो पेशवा बाजीराव 1718 में दिल्ली आया, और उस समय जो फर्रुखशियार नाम का बादशाह राज कर रहा था दिल्ली पे जी, वो उसने मराठों की ताकत को स्वीकार कर लिया और उनको अपनी जो खालसा लैंड थी, खालसा शब्द जो सिख इस्तेमाल करते हैं, ये खालिसा शब्द से आता है। खालिसा शब्द जो है वो पर्शियन, हमने किताब में खालिशा ही लिखा है। हाँ, तो एक्चुअली वो शब्द खालिशा ही है। खालसा उसका एक तरह से इंडियनाइज्ड वर्जन, पंजाबीआइज्ड वर्जन है। तो उसने खालिसा लैंड्स का जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो मराठों को दे दिया। उनका जो मेन रिप्रेजेंटेटिव पेशवा का था, जो एक तरह से राजदूत था पेशवा का बादशाह के दरबार में, उसका घर था। उसी के नाम पे उस जगह का नाम बाड़ा हिंदू राव पड़ा। अच्छा, बाड़ा शब्द मराठा शब्द है
वहाँ पे जो महल है वो वाड़ा, शनिवार वाड़ा, शनिवार वाड़ा जी। तो वो शब्द है जिसको हम बाड़ा कहते हैं, वो एक्चुअली वाड़ा हिंदू राव था। तो मराठों की प्रॉब्लम क्या थी कि वो शासन की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते थे। अच्छा, देखिए सिर्फ टैक्स में हिस्सा चाहते थे। हाँ, किसी भी सरकार की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है सिक्योरिटी, और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए उसको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया जाता है। तो अगर आप किसी जगह का टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है आपके पास, तो आपके पास उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने आप आ जाती है। और जो खालसा लैंड में जो उनको टैक्स कलेक्शन का अधिकार दिया था, वो सिर्फ टैक्स चाहते थे वहाँ से, वो सिर्फ टैक्स लेते थे और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फ्रक्शियर की थी, वो लेते ही नहीं थे। अच्छा। तो इसका असर क्या हुआ कि एक तरह से ओपन एंडेड टाइम शुरू हो गया कि जिसके पास ज़्यादा ताकत वही खड़ा होकर टैक्स कलेक्टर बन गया। तो उस क्षेत्र में तो खालसा लैंड में अपना हरियाणा भी आता ही था। खालसा लैंड था ही, हरियाणा और गंगा दोआब, जी जी। सिरहिंद, हिसार, तो फिरोजा, मतलब मराठे कुछ क्षेत्र का यहाँ पे टैक्स कलेक्शन करने लग गए थे। इस सारे एरिया का।